वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली रज़ा। मेरा नाम अली मोहम्मद। और आज की वीडियो है सारे पाकिस्तानी खुद को ज्ञानी क्यों समझते हैं। ज्ञानी मतलब अक्लमंद बोलते हैं ना, हम बड़े भाई होशियार हैं। तो उसके बारे में देखते हैं आखिर क्या बोलता है ये डिटेक्टिव भाई, डिफेंस वाला है। तो प्ले करें। आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और टाइटल है बांग्लादेश हिंदूज इमोशनल वीडियो ऑन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर वांट हेल्प फ्रॉम बीएसएफ। जी हाँ, ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, ऐसे वीडियोस आ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग हमारे बॉर्डर पर हैं, उनमें से ज़्यादातर हिंदू हैं। लेकिन सवाल ये है कि भाई हैं तो वो बांग्लादेश के लोग ना, प्रायोरिटी तो उनकी बांग्लादेश के ऊपर बनती है। हमारे लिए तो दूसरे देश के लोग हैं ना, उनकी जिम्मेदारी बांग्लादेश की पहली। हम सपोर्ट कर सकते हैं, हम आपको मोरल सपोर्ट दे सकते हैं, हम आपकी आवाज़ बन सकते हैं, हम आपकी चीज़ें उठा सकते हैं। लेकिन ये बात हुई कि आप वही कर रहे हैं जो बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं वो चाहते तो यही हैं कि आप यहाँ से सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के भाग जाओ, सब कुछ हम हड़प कर लें। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? वो चाहते हैं कि आप छोड़ के भाग जाओ। तो छोड़ के भागना ऑप्शन तो नहीं है ना, इसमें तो दोहरा नुकसान है ना। एक, आप अपनी चीज़ में छोड़कर भाग आए, उस पर कब्जा हो जाएगा, और दूसरा, आप जिस देश में आएंगे अब वहाँ के रिसोर्सेज, वहाँ के दूसरे लोगों पर आप अपना हक जमाएंगे इन द सेंस कि आपको भी तो हमें खिलाना पड़ेगा ना, आपको रहने की जगह देनी पड़ेगी। तो जो यहाँ के लोग हैं पहले उनका हक है ना उस पर। ये पॉइंट समझिए। और इसीलिए तो वो ऐसा कर रहे हैं कि आप छोड़कर भाग जाइए। कहाँ जा रहे हैं उनको उससे कोई मतलब नहीं है, आपकी संपत्ति अब उनकी होगी। तो ऐसा नहीं होने देना है। पाकिस्तान के हिंदुओं ने यह गलती की, वो छोड़ छाड़ कर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हो? अरे वो तुम्हारे 10 मारते हैं, तुम एक तो मारोगे उनका, वैसे भी मरना है। तो अपनी चीज छोड़ के मत भागो, बस बात यही। बाकी चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, क्या समझते हैं बांग्लादेश में इस टाइम जो सिचुएशन बनी है, मिनॉरिटीज़ खासतौर पे हिंदू कम्युनिटी की अगर बात करें, वो बॉर्डर पे जाते नज़र आ रहे हैं। वीडियो वायरल हुई है जिसमें हज़ारों की तादाद में, मैं कहूँगा सैकड़ों हज़ारों की तादाद में वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन आर्मी से कि भाई हमें इंडिया जाने दें, हमें अपनी जान बचानी है। क्या कहना चाहेंगे मिनॉरिटीज़ की जो वहाँ पर इस टाइम सिचुएशन है, और तो अपना बांग्लादेश के स्टूडेंट्स और बांग्लादेश की गवर्नमेंट का ये इशू है, इसमें मिनॉरिटीज़ को अगर इस तरीके से डिस्टर्ब या अटैक किया जा रहा है, आपको लगता है ये बेहतर? जो बांग्लादेश में मिनॉरिटी है एज अ हिंदू, तो उसमें यह है कि जो भी बांग्लादेश कर रहा है इस टाइम, जो भी बांग्लादेश में हो रहा है, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई भी इस टाइम टेक ओवर में नहीं है, किसी की कोई बात नहीं मानी जा रही। एक दिन में उन्होंने बाहर से नोबेल प्राइज शुदा यूनुस साहब को बुलाया है और अगले दिन उन्होंने उसे हेल्प ले लिया है। ठीक है। तो मतलब ये हिसाब इस टाइम चल रहा है कि कुछ भी उधर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं है, तो उसमें कोई भी किसी भी किस्म की इंटेलिजेंस बना के अपना एजेंडा पेश कर सकता है कि जी हिंदू आ रहे हैं या नहीं। चले, हम तो कहते हैं हमने अफगानिस्तान से बहुत से रेफ्यूजीज़ को गले लगाया, हमने उनको 40-50 साल बना दी और अभी भी बहुत सारे रहते हैं। ठीक है। आप बताएं, इंडिया लेगा उनको? नहीं, इंडिया की आर्मी ने तो मतलब वहाँ पे वो जो अपना उन्हें समझा रहे थे या कोशिश कर रहे थे, उन्हें यही बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे कि भाई ये इलीगल वे से तो हम बिल्कुल ये अलाउ नहीं कर सकते। अच्छा, तो आरएसएस क्यों नहीं धरना देता है इंडिया में कि जी ये हिंदू है, हिंदुत्व राज है, तो इसको बुलाओ? और इसमें तो बड़ी बात का की जा रही है। नहीं साहब, ये कौन सा लॉजिक दे रहे हैं आप? तो आपके यहाँ तो हर कोई कहता है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म है, तो आपके यहाँ कौन से धरने हुए कि भारत के मुसलमानों को यहाँ बुला लो? आपके यहाँ धरने हुए क्या ऐसे कि भारत के जितने मुसलमान है 20-25 करोड़, सब उनको बुला लो भाई, क्योंकि बहुत जुल्म हो रहा है उनके यहाँ? ये कौन सा लॉजिक है? ये प्रोपेगेंडा नहीं चलने दिया जाएगा बॉस। ये नैरेटिव इकलौता एक तरफा नैरेटिव नहीं चलेगा। पाकिस्तानी इंक्लूडिंग यू, मुझे लगता है कि आप कहते होंगे ना कि भाई भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है, आपने क्यों नहीं कहते कि भाई इनको बुला लो पाकिस्तान? हिंदुओं पर हो रहा है तो आरएसएस को कहिए कि वो बुला ले हिंदुस्तान में, है ना? लेकिन आप यही चीज कह रहे हैं कि वहां पर जुल्म हो रहा है, तो आप क्यों नहीं बुला लेते पाकिस्तान? वाह, ये प्लानिंग कामयाब नहीं होगी जनाब। हिंदू अपना सब कुछ, माल जमीन जायदाद संपत्ति सब छोड़कर भारत चले आए जहां पे कुछ नहीं है, और भारत में जो हिंदू रह रहे हैं उन्हीं की संपत्तियों में हिस्सा मांगे। फिर भाई उनको रहने के लिए देना पड़ेगा, खाने के लिए देना पड़ेगा, नौकरियां देनी पड़ेगी, है ना? तो चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों तरफ से मुसलमान जो है वो खुश।
कि प्लान कामयाब हो गया। भारत के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा तो आप बुला लो, आप एक बयान दिलवा दो, आप रैली निकलवा दो कि भारत के मुसलमानों आओ, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, सरकार पर दबाव डालो कि भाई यहाँ बुला लो। हमारे यहाँ नहीं करेंगे। आरएसएस पर तो फौरन आपने बात उठा दी। की जा रही है इंडिया के जो लोग हैं उधर तो ट्रेंड चलाया जा रहा है ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज, और वहाँ उनके पीएम ने भी स्टेटमेंट दी है। इवन मोहम्मद यूनस को उन्होंने ये बोला है, रिक्वेस्ट कह लें या मैसेज कह लें या वार्न कह लें किया है कि भाई आप बांग्लादेश की मिनॉरिटीज़ के ऊपर वर्क करें, ये जो अटैक हो रहे हैं इन्हें रोका जाए। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि इंडिया ने आज से 40 साल से इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, इंडिया बांग्लादेश को अपने साथ रखना चाहता हो, ठीक है, ठीक है, और ये इंडिया के एज एन एलाई मुल्क जा रहा था बांग्लादेश, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी को बड़ा मतलब मॉनिटर करते थे वो, बांग्लादेश की पॉलिसी जो भी है वो इंडिया के साथ चल रही मतलब रिलेशन बेहतर थे। और दूसरे नंबर पे अच्छा फिर यही रीज़न है कि उनकी अगर 40 साल से अगर बात करें या जितने टाइम से भी बात करें, अगर बांग्लादेश से रिलेशन बेहतर थे, इकॉनमी इस वजह से उनकी बेहतर जा रही थी या करेंसी हमसे आगे इस वजह से चली गई? नहीं, ये तो कोई वजह नहीं हो सकती कि इंडिया के साथ है, फिर तो हम भी इंडिया के साथ हो जाए, हमारी भी करेंसी अच्छी हो जाए, वो बात नहीं है। अच्छा, बात ये है कि नेशंस जो भी बनती हैं ना, ये ऐसे ही एक्सपर्ट बन के बैठा है। भाई कहां तक पढ़े हो? तुम्हारी समझ साफ झलक रही है। तुम ये कह रहे हो कि जी रिलेशन अच्छे होने और नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अबे तभी तो तुम्हारा मुल्क ये डूबा पड़ा है, भिखारी बना हुआ है, भीख मांग रहे हो तुम लोग। जरा भी जियो पॉलिटिक्स समझनी है तुम्हें, जरा भी इकोनॉमिक्स की समझनी है तुम्हें। हिस्ट्री भी तुम्हारी अभी तक तो मुझे कोई हिस्ट्री में खास दिखा नहीं मामला है। तुम ये कह रहे हो कि संबंध अच्छे होने की वजह से इकोनॉमी अच्छी नहीं बढ़ रही थी। ओ भाई जरा पढ़ जाके ध्यान से भाई, पाकिस्तानी किताबों को मत पढ़, उनका लेवल नहीं है। बाहर की किताबें पढ़ तब तुझे समझ में आएगा कि तू क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहा है। सारी दुनिया पागल है कि एक दूसरे के साथ रिलेशन अच्छे लग रही है, रख रही है। रिलेशन अच्छे होंगे तो बिजनेस होगा, बिजनेस होगा तो दोनों तरफ पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो और पैसे आएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं पाकिस्तान के लोगों में अकल नाम की कोई चीज नहीं बनती हैं ना जी, वो किसी और प्रिंसिपल के ऊपर बनती हैं, ठीक है। अब बांग्लादेश वाले, मैं काफ़ी बंगालियों से मिला हूँ ये मिडिल ईस्ट में। अच्छा, तो काफ़ी प्राउड नेशन है बंगाली, मतलब हमारी तरह नहीं है, बटे हुए नहीं है, एक बंगाल कौम है वो। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो उसमें ये है कि बांग्लादेश में ये सीन है कि उनका जो सीन है वो मतलब बंगालों को प्रमोट करते हैं, वो पंजाबी सिंधी बलोची नहीं करते। ठीक है, वो ठीक कहते है, हैं हम और उनके बंगाल प्रोटेस्ट में भी वैसे हमने देखा है कि उनका एक फ्लैग हमने देखा बांग्लादेश का, वो ही वो हर जगह नजर आ रहा था। हमारे इधर अगर प्रोटेस्ट होते हैं ऐसे तो किसी ने पीटीआई का फ्लैग, किसी ने मोदी का फ्लैग, किसी ने पीपल पार्टी का फ्लैग उठाया था। मतलब इधर हम पार्टीज में बटे हैं, शिया सुन्नी में बटे हैं, उससे आगे बहुत सी चीजों में बटे हैं। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। ठीक है, क्या समझते हैं पाकिस्तान में की अगर बात कर लें और ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन बांग्लादेश जैसा की नजर आ रही है? नहीं जी, पाकिस्तान की सिचुएशन बांग्लादेश जैसे नहीं हो सकती, क्योंकि अगर होनी होती तो उसी टाइम हो जाती जिस टाइम इमरान खान को निकाला गया था, या फिर 9 मई को हो जाती वो सिचुएशन। ठीक है, कि हुक्मरान भाग जाते और वो जो काबिज हो जाते और वो वापस आ जाता, वो रेवोल्यूशन टाइप जो खान साहब के अंदर था कि पाकिस्तानी कौम को जगाया जाए, वो नहीं हो सका। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ऐसा कोई मौका आएगा। अच्छा, आपने रेवोल्यूशन का, आपको लगता है बांग्लादेश में रेवोल्यूशन आया या फिर ये किसी एक्सटर्नल पावर ने अपना कुछ ना कुछ दखल अंदाजी की है? देखिए, मैं इसको सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट रेवोल्यूशन ही कहूँगा, बिकॉज के ऑब्वियसली जब भी दुनिया में रेवोल्यूशन आया किसी की भाई तुझे रेवोल्यूशन का ना परिभाषा नहीं पता, तुझे रेवोल्यूशन की मीनिंग नहीं पता तुझे। बांग्लादेश में रेवोल्यूशन आया है, हिस्ट्री के मेरे विद्यार्थियों जरा इनको बताओ कि रेवोल्यूशन किसे कहते हैं, क्रांति किसे कहा जाता है। रिजीम चेंज करना इज नॉट रेवोल्यूशन। किताबें ढंग से जाकर जरा पढ़िए जनाब। रिजीम चेंज करना, पीएम बदल देना, एक को हटा के दूसरे को बिठा देना, इसको रेवोल्यूशन नहीं कहते। रेवोल्यूशन की परिभाषा यह नहीं है। रेवोल्यूशन वो था जो 1971 में बांग्लादेश ने, पूर्वी पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान से किया। दैट वाज रेवोल्यूशन। उन्होंने बदल दिया, नया इतिहास बनाया, नई कंट्री बनी।
दैट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़के आजादी ली, दैट इज रेवोल्यूशन। हमने सब कुछ बदला, हमने देश को नए सिरे से परिभाषित किया। यह रेवोल्यूशन नहीं है जो बांग्लादेश में हुआ है। कि किसी ना किसी की सपोर्ट के साथ ही आया है। जिस तरह क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो ने रेवोल्यूशन लाया, चे गुवेरा ने रेवोल्यूशन लाया, उन्होंने भी साथ जो है ना वो सोवियत यूनियन के साथ मिलके रेवोल्यूशन लाया। ठीक है। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको पता है आपको अगर कहीं लड़ना है, कहीं जाना है, आपको हथियार चाहिए, आपको लोग चाहिए, आपको फंडिंग चाहिए। फंडिंग कहीं ना कहीं से आएगी जब भी रेवोल्यूशन होगा दुनिया में। ठीक है। अब तो बांग्लादेश की सिचुएशन में अमेरिका ने क्या इन्वॉल्वमेंट की? 100%। अच्छा। देखें आप उसके देखें, एक तो होता है हम बड़ी इंटेलेक्चुअल बात करें कि जी माइक पोम्पियो आया, उसने हसीना से ये, देखिए दोनों बातें खुद कर रहा है। ये कह रहा है कि हाँ जी अमेरिका का हाथ रहा इसमें, तो भाई वो रेवोल्यूशन कैसे हो गया? इसको कू कहते हैं, सत्ता परिवर्तन कहते हैं, बाहरी किसी फोर्स के द्वारा कराया जाना या बाहरी किसी फोर्स का करना। रेवोल्यूशन नहीं है। फिर ये आपने अपनी ही बातों को काट दिया, अपने ही लॉजिक को काट दिया। हसीना से ये बात की, फिर हसीना ने ये कहा, फिर उसने वो कहा। ये चले हम एक मनगढ़ंत कहानियां होती, क्योंकि पता किसी को भी नहीं होता अगर प्राइम मिनिस्टर से क्या बात हुई है। ठीक है, ये बिल्कुल। कोई भी आपको नहीं बता सकता। ये एक अपनी अपनी ओपिनियन। हवा के साथ ही खबर चल रही होती है कि जी जरदारी पे बुरा वक्त आ गया। अब जरदारी जो है ना वो 2 दिन से बोल नहीं रहा, चुप है, कुछ नहीं कर रहा। ऐसे ही है। समझ रहे? अब उसकी क्या बात हो रही है, अभी इमरान खान की क्या बात हो रही है आर्मी चीफ से, DGI से, हमें क्या पता। ठीक है। वो तो जो उन्होंने खबर लगानी है जी इमरान खान ने आम माफी का ऐलान कर दिया, तो वो हमने मान लेनी है। वो अवाम तो उसी तरह तो चलती है। अमेरिका की कैसे इन्वॉल्वमेंट हुई होगी, आपको क्या लगता है इसके ऊपर? जी मैंने आई गेस इसमें पहले भी डिस्कशन की हुई है कि अमेरिका जो भी दुनिया में अपना कंट्रोल करता है ना, सुपर पावर की डेफिनेशन बता देते हैं हम अच्छा। आपको। सुपर पावर वो कंट्री होता है जो दुनिया में विद इन 15 मिनट्स के टाइम लिमिट में वो किसी भी जगह पर हिट कर सकता है, किसी भी जगह पर वो पहुंच सकता है और वहां पे ऑपरेशनल कार्रवाई कर सकता है 15 मिनट में। ठीक है, जो कि हमें उसामा बिन लादेन के केस में भी नजर आया। वो उसामा बिन लादेन के केस में भी हमें नजर आया है जी। भाई ये तो नई चीज पता चली मुझे कि सुपर पावर उसे कहते हैं जो दुनिया के किसी भी कोने में 15 मिनट में जाकर एक्शन ले सकता है। भाई कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो और कौन सी किताबें तुमने पढ़ी हैं, जरा प्लीज मुझे बताओ यार, प्लीज मुझे बताओ। सुपर पावर का मतलब यह होता है कि 15 मिनट्स में वो हिट कर सकता है कहीं भी। कौन सा नशा किए हो भाई? हमें भी बताओ, हम भी वो नशा कर लें यार। फर्जी एनालिस्ट हो भाई तुम, फर्जी। सुपर पावर कंट्री उसे कहते हैं जो इकोनॉमिकल तरीके से बहुत मजबूत होती है, बहुत स्टेबल होती है। सुपर पावर कंट्री उसे कहते हैं जो बाकी कंट्रीज से जहां के जो लोगों के राइट्स हैं वो ज्यादा होते हैं, वो डेवलप कर चुकी होते हैं, वो सोसाइटीज जो डेवलप कर चुकी हैं। अभी आपको रोटी के लिए लाइन में लगे हो, आटे के लिए लाइन में लगे हो, अमेरिका में रोटी के लिए आटे के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता। आपके यहां करप्शन का लेवल होगा 100%, अमेरिका में करप्शन का लेवल होगा 30%। इसलिए वो सुपर पावर इसलिए है कि उसके पास पावर है दूसरे लोगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेने की। क्यों? चाहे वो मिलिट्री ताकत हो, चाहे वो पॉलिटिकल ताकत हो, चाहे वो सोशल ताकत हो, ऐसे सुपर पावर बनते हैं। सुपर पावर बनने का मतलब ये नहीं है कि 15 मिनट में कहीं भी जाकर हिट करने की क्षमता रखता हो तो वो सुपर पावर हो गया। अपनी किताब बदल दो, अपने टीचर को बदल दो। गलत पढ़ा रहा है वो तुम्हें, या गलत पढ़ाया है नहीं तुम्हें, होगा ना। या जिस लोगों के साथ उठते बैठते हो वो कंपनी चेंज कर दो। वो गलत बता रहे हैं तुम्हें कि सुपर पावर का मतलब ये होता है कि 15 मिनट के भीतर दुनिया में कहीं भी जाके अटैक कर दे, हिट कर दे। क्या बेवकूफों वाली बात है यार ये। जी बिल्कुल। ऐसे तो खबरें हैं कि अपना शेख हसीना वाजिद ने किसी मतलब इंटरनेशनल मीडिया को कोई स्टेटमेंट दी है इंडिया में बैठ के कि भाई अमेरिका इन्वॉल्व था, उसने ओपनली बोला है। मैंने ये खबरें सुनी, आपने भी शायद सुनी हो।
जी ऑब्वियसली इन्वॉल्व था। वो एक आर्मी बेस बनाना चाह रहे थे, उनके पास एक आइलैंड है, ठीक है, तो उधर से वो चाइना, क्योंकि ताइवान वाली साइड पे थोड़ा सा मशकें कर रहा होता है, Exercise। चाइना का ज़रा होल्ड ज़्यादा है, नॉर्थ कोरिया वाली साइड पे भी, ठीक है, तो फिलीपींस वाली साइड पे भी, फिलीपींस से भी मांगे इन्होंने बेसिस, मालदीव्स में इनकी ऑलरेडी बेसिस हैं, ठीक है, तो ये चाह रहे थे कि बे ऑफ बंगाल से ये केटर करें, और इंडिया चाह रहा था कि इंडिया, क्योंकि आपको मालदीव में किसके बेसिस हैं? अमेरिका के। मालदीव्स में अमेरिका के बेसिस हैं। कौन सा बेस है भाई मालदीव में अमेरिका का? क्योंकि आपको पता है एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हमेशा प्ले करता है, वो अपना फायदा देखता है इंडिया। जाहिर बात है। इंडिया कभी भी किसी मुल्क का फायदा नहीं देखता। इंडिया ने ये सोचा कि चाइना को तो कंट्रोल, अच्छा इंडिया क्यों नहीं चाहता था? इंडिया देखें आपको, इंडिया की चाइना से के साथ जंग हो चुकी है, अभी भी चाइना के साथ इंडिया की उस तरह दोस्ती सलेगी नहीं है, रफ एंड टफ दिखाते हैं दुनिया को कि हम रफ एंड टफ हैं, रफ एंड टफ हैं, ठीक है, तो इंडिया तो बड़ा खुश होता है कि जी चाइना को पकड़ने के लिए तो उन्होंने एक और बेस बना लिया है, ठीक तो है, हमारा तो काम आसान हो गया है। बट इंडिया को ये भी पता था कि यहाँ से फिर ये हमारे मुल्क में भी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उन्हें ये पता था कि आज अगर नेबर को यूएस जो सा वो अटैक कर सकता है, हिट कर सकता है, कल को इंडिया पे भी बारी आ सकती है, जो कि हमें भी समझना चाहिए चीज़। हम खुश होते हैं, जैसे अभी हम खुश हो रहे हैं कि लो जी बांग्लादेश में इनकलाब आ गया, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स, लेकिन यही चीज़ हमारे इधर आएगी तो तब हम खुश होंगे। देखें आप देखें पाकिस्तान की तो आम खैर ऐसी है कि जब भी कुछ बुरा होता है ना, यहाँ पर मिठाइयाँ ही बढ़ती हैं जी। मैंने अच्छा। नोटिस किया कि मार्शाल्लाह लगे तो मिठाई भी पड़ती है यहाँ पे। हुकूमतें चेंज हो जाएं, हर चीज़ में इधर मिठाई बढ़ती है, और मिठाई खा के इन्हें पता नहीं होता हमने किस चीज़ के लिए मिठाई खाई है। अच्छा, मतलब अरे मिठाई से याद आया यार, वो जब अफगानिस्तान पर तालिबान काबिज हुए थे तो पाकिस्तानियों ने बड़ा जश्न मनाया था भाई, ऐसा जश्न मनाया कि मतलब पूछो मत। तो हाँ भाई पाकिस्तानियों, क्या हाल चाल हैं? अगले दिन तुम्हारे आईएसआई के चीफ पहुंचे थे, क्या नाम था उनका, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद। ये तस्वीर देख रहे हो? ओ यही तस्वीर ये थी। वाला तो बोले कि जी टीज कोई नहीं निपटा दिया। अफगानिस्तान, बड़े खुश हुए थे तुम लोग। तो ये बताओ कि ये फैज हामिद का क्या हो रहा है? फैज हामिद का तुम्हारे यहाँ कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, ये स्क्रीनशॉट लगा दिया है। पता ही नहीं पाकिस्तानी हो तुम लोगों को, शर्म आ रही है? अरे आंखों में जरा भी शर्म हो तो डूब मरो यार उसी में। फैज हामिद की इसी तस्वीर को शेयर करके तुम लोग कह रहे थे अब देखो अफगानिस्तान से तो बाहर उखाड़ दिया हमने भारत को, बड़ा खुश हो रहे थे इंडिया नंबर आउट कर 1 में। दिया। बड़ा उसी जश्न वही। मनाया था तुम लोगों ने यार। मैंने तब भी कहा था कि पाकिस्तानियों तुम्हें बड़ा गेम समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो वो अब्दुल्ला मत बनो तुम, लेकिन तुम बन गए, क्योंकि कज़न मैरिजेस करने से तुम लोग की IQ 70% के नीचे आ गई ना। ये मैं नहीं कहता, एक रिपोर्ट कहती है जाकर पढ़ लेना, बस लगाऊंगा नहीं, कुछ काम करो तुम लोग, और जिस दिन थक हार जाना उस दिन वो रिपोर्ट में लगा दूंगा, लिंक भी दे दूंगा, पढ़ लेना जाके। तो मजा आ रहा है? फैज हामिद का कोर्ट मार्शल, DG ISI, कभी तुमने सुना है कि किसी रॉ के हमारे चीफ का कोर्ट मार्शल किया गया हो इधर भारत में? सुना है कभी? जब से खबर मुझे मिली ना, मैं हंस रहा हूं बस, और पाकिस्तानियों पर हंस रहा हूं कि ये वही पाकिस्तानी है जो बड़ी खुशी मना रहे थे, और ये वही पाकिस्तानी है जो बांग्लादेश में भी खुशी मना रहे हैं, और ये वही पाकिस्तानी है जो मालदीव्स में भी खुशी मना रहे थे। याद है? तो लेटेस्ट खबर आई है पाकिस्तान के दोस्तों, लेटेस्ट, मालदीव्स ने अपने 28 आइलैंड भारत को दे दिए। ये स्क्रीनशॉट लगाया है, 28 आइलैंड। जाके पढ़ो बे तुम लोग, गेम समझते नहीं हो तुम लोग। मैं बार बार कहता हूं, जो दिखता है वो बिल्कुल नहीं होता, और जो होता है वो नजर नहीं आता, वो बाद में दिखता है। 28 आइलैंड आ गए भारत के पास। ये है मोइजू, नाक रगड़ी है उसमें। तब ये है कि हमारी आवाम जो ना सर, लिटरेसी रेट नहीं है, आवाम का Education लिटरेसी का रेट नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, कुछ पता नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। मतलब आई गेस पाकिस्तान में या लाहौर वगैरह वाली साइड, पंजाब वाली साइड में लोगों का 2-3 ही काम होते हैं मुश्किलें दिन के। एक, किसी भी पूछना लाहौर में तो कहते हैं कहाँ से आ रहे हो, खाना खा के आ रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो, खाना खाने जा रहा हूँ, ठीक है ना।
शायद यही वजह है कि कोई भी हमें कोई भी चूरन दे के किसी भी साइड पे लगा देता है। कभी कोई मजहबी जमात आती है, वो अपना मजहब के नाम पे हमें जो सा इकट्ठा कर देती है, पीछे लगा लेती है, और चाहे अपने उसके कोई भी मकसद हो। कभी कोई आता है, कोई कहता है कश्मीर ले लेंगे 76 साल से हमें ये चूरन दिया गया। आपको लगता है कि हम इन चीज़ों के पीछे लगते हैं और अपना नुकसान करते हैं? हाँ ना, प्रोग्रेसिव थिंकिंग से ये चीज़ें रोक रही है ना आपको आगे नहीं बढ़ने का सोच रही कि यार हम सारे मिल के कोई ऐसी इंडस्ट्री लगाएं दुनिया में, ये चीज़ ठीक है, हम ऐसी इंडस्ट्री लगाएं दुनिया में कि भाई अब देखो स्विट्जरलैंड दुनिया का छोटा तरीन मुल्क है, ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट, दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व, दुनिया का सबसे ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर स्विट्जरलैंड का है, इतना सा कंट्री है। क्यों? पूरा यूरोप कनेक्ट होता है उसकी, हर साइड से यूरोप का हर मुल्क कनेक्ट होता है। तो वैसे तो पाकिस्तान के बारे में भी कहा जाता है ये कॉर्नर का प्लॉट है, बहुत ही अहम, मतलब इसकी वैल्यू है कॉर्नर का प्लॉट। हाँ, कहा जाता है ऐसा पाकिस्तान के बारे में। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जब तक हम कश्मीर के चूरन से या ये मजहबी एक्सट्रीमिज्म से ये आगे नहीं निकलेंगे तो आपको नहीं लगता कि चेंज नहीं आएगा? हाँ ऑब्वियसली नहीं, लेकिन ये निकल नहीं ना सकते क्योंकि फिर हुकूमत के पास कुछ रह ही नहीं जाएगा आवाम से बात करने के लिए। क्या बात करेगा? ठीक है, आप बताएं ना, क्या बात करेगी हुकूमत के? हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, एक मुसलमान 10 हिंदुओं के बराबर है, ठीक है, ये बातें नहीं होंगी, गज़वा हिंद की बातें नहीं होंगी। अच्छा मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं गज़वा हिंद होगा। अच्छा। दुनिया के जिस मर्जी बंदे से पूछना वो पाकिस्तानी कहते हैं गज़वा हिंद होगा। आप बताएं गज़वा हिंद होगा या हो चुका है? मैं तो गज़वा हिंद रिसर्च के बारे में मैं देखने वालों को भी आपको भी ये कहना चाहूँगा, गज़वा हिंद का तो मुझे इस टाइम पता नहीं है। गज़वा सिंध जो इस टाइम चल रहा है, गज़वा पाकिस्तान चल रहा है, गज़वा बलोचिस्तान चल रहा है। शायद मेरी बात बुरी लगे किसी को, आपको नहीं लगता कि मतलब यहाँ पे हमारे इधर गज़वा सिंध चल रहा है, सिंध में जो हालात हैं, बलोचिस्तान में जो हालात हैं? वो तो आप बात ठीक है, लेकिन हम ये बात वो आपकी बात ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं ये बात पूछ रहा हूँ कि इंटेलेक्चुअली आप मुझे बताएं कि पूरा पाकिस्तान कहता है गज़वा हिंद होगा। ठीक है, आपके ख्याल से आप अपनी रिसर्च भी तो बताएं ना। मैं इसके ऊपर बात इसलिए नहीं कर सकता, देखें मैं अगर अपनी ओपिनियन दूंगा मेरे पे कोई फतवा ना लग जाए। चले तो मेरे पे फतवा लगवाना। अच्छा मुझे बताएं, ये अगर हम ऐसी ये सोच जब तक रखेंगे कि अच्छा चलें आप इसकी बात कर दें, आज का जो मुसलमान है, एक मुसलमान 10 काफिरों पे या हिंदुओं पे भारी, जो ये कंसेप्ट है, ये आपको लगता है कि ये एक चूरन है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? भैया ऐसे तो फिर हमें क्रिकेट में एक खिलाड़ी को भेजना चाहिए, उनकी 10 लोगों की टीम आए, 11 की आए, हमारा एक ही जाए, एक चल जाए बैट्समैन, एक बॉलर चल जाए और जीत के आ जाए, तो मुसलमान है ना? अफरीदी है ना। नहीं फिर भी ऑन सीरियस नोट अगर बात करें, ये जो कंसेप्ट बताया जाता है 10 पे पारी है, 11 पे पारी है, क्या? एक हजरत खालिद बिन वलीद, अच्छा ठीक है, एक सलाहुद्दीन अय्यूबी, ठीक है, ये दो आप कह लें, और बाकी हजरत उमर को भी आप कह लें, मतलब उसमें हजरत अली को भी, वो फिर साथी में आ जाते हैं, बट जर्नैल दो बड़े, ये इनसे बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कभी इन जर्नैलों ने अपनी फ़ौज को ये कहा है कि यार हम एक हैं तो वो आगे 10 बंदे हैं, या आप कोई हदीस बता दें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो कि एक मुसलमान है तो 10 जो है वो हिंदू हैं या बुत परस्त हैं, उनके बराबर है? नहीं, तो ये कंसेप्ट किधर से आया जो हमें बताया जाता है? ये मतलब ये किसी हदीस में या किसी मजहब में नहीं है, इस्लाम में नहीं? ये ज़ियाउल हक ने बताया है। अच्छा, यानी कि ये समझ लें हमारे अंदर जज्बा जगाने के लिए। देखिए अगर जज्बा ना जगाया जाए तो फिर देखिए ना, आपने एक पूरी जनरेशन को आपने जो है ना वो ब्रेन वॉश किया है। ठीक है, फिर ऐसे में तो हिसाब लगाऊं तो जो 93,000 पाकिस्तानी कलमा गो फौज ने जो सरेंडर किया था, वो तो अगर एक 10 पे भारी है तो भाई साहब वो तो 93,000 का तो 10 कितना हो जाएगा? 9,30,000 हो जाएंगे क्या? हिसाब थोड़ा कमज़ोर है यार मेरा, बता देना तुम लोग। तब तो उन्होंने पूरा हिंदुस्तान फतह कर लेना था, लेकिन नालायकों ने हथियार डाल दिया, सरेंडर कर दिया। ये कैसे कलमा गो पाकिस्तानी फौजी थे भाई? अच्छा मज़ा तब आता है ना जब पाकिस्तानी लोग कहते हैं हम नहीं मानते, हम रहते तो हम करके दिखाते। अबे वो फौजी थे, उनकी ट्रेनिंग हुई थी, सालों साल की ट्रेनिंग, हथियार चलाने से लेकर फिजिकल ट्रेनिंग, वो न टिक पाए तो तुम किस खेत की मूली हो गए? वो मुसलमान भी थे, कलमा भी पढ़ा था उन्होंने, ट्रेनिंग भी की थी, लड़ने की ट्रेनिंग, बंदूक चलाने की ट्रेनिंग, हर चीज़ की ट्रेनिंग। उनको एक जवान लड़ाका बनाया गया था। और तुम अभी पहले पायदान पे हो, तुम सिर्फ मुसलमान हो और तुम कहते हो कि हम तो ये कर देते, हम तो वो कर देते। अब जब वो नहीं कर पाए तो तुम क्या घंटा? ठीक है, आप स्कूल में आपकी टीचरों ने ये बात, क्योंकि मुझे याद पड़ता है मैं 2 या 1 क्लास में होऊंगा तो मुझे किसी टीचर ने बताया होगा कि जी
एक मुसलमान 10 के बराबर होता है और हिंदू ऐसे हैं और हिंदू वैसे हैं। बचपन से ही हेट्रेड फैलाया गया है हिंदुओं के बारे में। ठीक है, ये एक सोची समझी प्लानिंग के थ्रू मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम की अगर बात कर लें या हमारे जो टेक्स्ट बुक की बात कर लें, सिलेबस की बात कर लें, ये हमें शायद ये भी बाहर से आता है। इवन मैं बड़ी बात करने लगा हूँ, इवन जो हमें यहाँ पे इस्लाम बताया जाता है ना, ये भी हमें अमेरिका बताता है कि यार ये आपने इस्लाम के बारे में बताना है। मैं ये मेरी ओपिनियन है, गलत भी हो सकती है। क्या आपने बताया इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है आज़ाद, वो उसकी रीज़न क्या है? कब से उन्होंने आज़ादी की तरफ, मतलब हम भी तो उनके साथ ही आज़ाद हुए या उनके साथ जब वो 1947 में भारत इंडिया ने जो उनसे अपना एक बना कि भाई आज़ाद हो गया दोबारा से, हम भी तब अलग हुए। तो आज हम क्यों नहीं आज़ाद? हमारी फॉरेन पॉलिसी क्यों नहीं आज़ाद, उनकी क्यों आज़ाद? बिकॉज वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। ठीक है, इंडिया की आप जो इकॉनमी देख लें, आप इंडिया को एज अ होल, इंडिया एज अ स्टेट की जगह इंडिया एज एन एंटरप्रेन्योरशिप देखें, इंडिया एज इन मेड इन इंडिया देखें। ठीक है, इंडिया एज इन डिस्कवर इंडिया देखें। ठीक है, इंडिया की ब्रांडिंग है सर। इंडिया दुनिया को, आपको पता है इंडिया का एक इवेंट होता है IPL। ठीक है, आपके जो बड़े बड़े फुटबॉल की लीग्स है ना यूरोपियन, ठीक है, उससे बड़ा इवेंट है। ठीक है, उससे बड़ा इवेंट है। अच्छा, आप कुछ लोग लॉजिक ये दे देते हैं यार उनकी आबादी ज़्यादा है इस वजह से ज़्यादा हो जाता है। आपको लगता है ये लॉजिक है, मतलब सिर्फ यही लॉजिक होगा जिसकी वजह से आज इंडिया चले आबादी को देखना तो फ्रांस क्यों उतना अमीर है? हाँ, ये बात है। और अगर आबादी को देखना UAE क्यों उतना अमीर है? अब तेल, ये आपके पास सिर्फ बहाने हैं अपनी कौम को देने के लिए। वो तो इतना बड़ा मुल्क है, ठीक है, तो आप छोटे मुल्कों की तरक्की क्यों नहीं देख रहे? UK छोटा सा मुल्क है, पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, आबादी भी कम है। ठीक है, आबादियों से कभी भी आपकी जो है ना वो तय नहीं होता कि जो है माशरा वो सक्सेसफुल बनेगा या वो सक्सेसफुल नहीं बनेगा। ठीक हो। चलिए, एक पॉइंट पे तो मैं इन भाईजान से अग्री करता हूँ, ये बात बिल्कुल सही है। और पाकिस्तानियों को ये लगता है कि आबादी का संबंध उनके रिलीजन से, उनके मज़हब से है। यकीन मानिए, ये चूरन खाकर आप लोग अपने आप को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कहता, आपके यहाँ के बहुत बड़े बंदे हैं, हसन निसार, वो कह रहे हैं, सुनिए। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया है। आबादी में तेज़ी से इजाफे वाले दुनिया के टॉप 30 ममालिक में शामिल है। खित्ते में नंबर 1 है। 2050 तक तकरीबन 48 करोड़ 3 लाख तक हो जाएगी। पल्ले नहीं तेला कर दी फिरती मेला मेला है, तुमसे 24 करोड़ तो संभाला नहीं जा रहा। भूख, नंग, खुदकुशियाँ, जराइम। मैंने जब कॉलम निगारी शुरू की है मरियम, मैंने अपने साथ अहद किया था कि मैं हर साल कम से कम 1 या 2 कॉलम ये आबादी में इजाफे, बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स का, तो मैं जानता हूँ ये बहुत भयानक चीज़ है। आबादी से बड़ा मकरू कारोबार कोई नहीं, इससे बड़ी लायबिलिटी कोई नहीं। ये कर्जे का भी बाप है, ये कर्जे की बेबे है। माशाल्लाह ये मुल्क कर्जों और इंसानों में नंबर 1 है। तुम्हारे बच्चों को पाक साफ दूध नसीब नहीं है। अरे के गुलाबो, ये उम्मत है उसकी। हम जिंदा कौम हैं, मुतहिदा कौम हैं, तो फलाना है। तो अगर आबादी को आप ऊपर वाले की रहमत मानते हैं, बढ़ाए चलिए, हम तो चाहते हैं बढ़ाए चलिए, बढ़ाइए, खूब बढ़ाइए, ठीक है। फिर बाद में मत कहना कि खाने को नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा, तो ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। और ये सारे लोगों के लिए कह रहा हूँ मैं, अपने देश के भीतर भी लोगों के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात आता हूँ, ओवरऑल जो इन भाई साहब की एक्सपर्ट बन के जो बैठे हैं, इनके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं। इनके पास नॉलेज की, फैक्ट्स की इतनी ज़्यादा कमी है कि बस ये हवाई बातें कर रहे हैं। अभी इन्होंने सवाल जो था शोएब भाई का सवाल था कि भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ तो वो आज इतना डेवलप कैसे हो गया। आपको वजहें गिनानी चाहिए थी, आपने हवाई बातें की। आपको वजहें बतानी चाहिए थी कि भारत ने अपने फ्यूचर को देखा और फ्यूचर प्लान किया, लाइक IITs बनाए, कॉलेजेस बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाए। हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं 5 साल के लिए, वो सरकारें जो भी आती हैं, किसी भी सरकार हो, वो अगले 5 साल क्या करना है उसका ब्लूप्रिंट तैयार करती हैं कि इस बार हमें एग्रीकल्चर पे मेहनत करनी है, इस बार हमें इंडस्ट्रीज़ पे मेहनत करनी है, इस बार हमें एजुकेशन पे मेहनत करनी है। वो लगातार चीज़ें होती हैं, हर तरफ काम हुआ। तो 1947 से लेकर और अब तक काम हो रहा है, अब उसके नतीजे दिख रहे हैं। स्पोर्ट्स तक पे काम हो रहा है, अब उसके नतीजे दिख रहे हैं। IPL भी उसी का नतीजा है। तो आपको वजहें गिनवानी चाहिए कि वहाँ के जो लीडर्स का विज़न है, जो वहाँ के लोगों का जो विज़न है, वो अब आपके टाइम से 100 साल आगे जा चुका है। हमने UPI क्यों बनाया?
क्योंकि हम उस दिशा में सोच रहे थे, हम उस प्रॉब्लम को समझ रहे थे और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए काम कर रहे थे। हमने उस वक्त आईआईटी बनाई, उसका असर आज दिख रहा है 40 साल बाद, 50 साल बाद। तो वो उस वक्त का विजन था कि आज मैं आईआईटी बनाऊंगा तो आगे चल के 50 साल बाद, 40 साल बाद मतलब बाहर कंट्रीज में ये विजन आपके आने कर उस समय टाटा ने कहा कि मैं इस चीज की इंडस्ट्री लगाऊंगा, आगे चल के मुझे अपने देश में मेड इन इंडिया करूंगा। आपके यहां ये विजन नहीं था। ये पॉइंट्स आपको गिनवाने चाहिए। आपने हवाई बातें की। एक्सपर्ट्स पॉइंट बताता है, अंदर बताता है, आपने हवाई ऊपर बातें करके निपटा दी। और नॉलेज बढ़ाइए भाई साहब, नॉलेज गेन करने की आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको ऐसे एक्सपर्ट बन के मत बैठिए, लोग हंसेंगे। मतलब मेरे जैसे लोग जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, थोड़ा बहुत, जो और ज्यादा है वो तो आपको देख के हैरान हो जाएंगे। मैं तो थोड़ा बहुत ही रखता हूं, फिर भी मुझे पता है कि आप बिल्कुल खोखले हैं अंदर से। आप हवाई बातें करें और नॉलेज बढ़ाइए, पढ़ाई करिए। दोस्तों आप क्या कहते हैं? जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। बिल्कुल भाई, आप सही बोल रहे हैं कि नॉलेज बढ़ाएं तब जाके कुछ होगा। बाकी भारत आज जो तरक्की कर रहा है हम देख रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस भी हम देखते हैं इंडिया में क्या होता है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो बाहर के यूरोप कंट्रीज है जो तरक्की कर रहे हैं, तो वही तो इस्लाम कहता है कि काम करो, मेहनत करो। और वो काम जो है वो गैर मुस्लिम जो ममालिक हैं वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ पता नहीं कौन से इस्लाम पे लोग चल रहे हैं। जो इस्लाम कहता है उसको तो भूल ही गए हैं। अगर सही इस्लाम के रास्ते पे हम चले ना सच्चाई के साथ, तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। और हमारे यहाँ बस एक ही बात है कि भाई बस जिसको जो आए मन करे, बस कोई लीडर ही नहीं है जो कौम को एक साथ करे, कि सबको साथ लेके चले, फ्यूचर देखे। जिस तरह मोदी जी हैं लीडर, हमने उनके काम देखे, तो वो सबको साथ लेते हैं। चाहे उनकी किसी स्टेट में गवर्नमेंट है या नहीं है, वो फिर भी उनके पास जाते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके साथ बातें करते हैं। तभी तो उनका देश तरक्की कर रहा है। हमारे यहाँ तो हमारे लीडर दिखते ही नहीं है। जो अभी मेडल जीता है तो उसका भी क्रेडिट ले रहे हैं, हमारा विजन है। तो हमारे यहाँ यही होता है, मेहनत करते नहीं हैं, फिर सारा इल्ज़ाम दूसरे देशों पे लगाते हैं। भाई इंडिया हमें तरक्की नहीं करने देता। अरे इंडिया क्यों नहीं तरक्की करने देता? भाई इंडिया तो चाहता है कि भाई तरक्की करो, ताकि तुम लोगों में शऊर आए और तुम अपने मुल्क के साथ सच्चे रहो। इंडिया तो चाहता है। अभी वो अरशद नदीम को इतनी मुबारकबाद दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं। हमारे यहाँ भी उसको बस ऐसे ही बस 2-3 दिन 2 महीने ऐसे तरक्की में खुश होंगे, फिर भूल जाएंगे। एक बेचारा बंदा था, उसने भी गोल्ड मेडल जीता था बहुत टाइम पहले। उसको जापान वाले ले गए, यहाँ पे उसकी ज़मीनें हड़प ली, तो यहाँ पे कदर ही नहीं है। वो गोल्ड मेडल बेच के जापान चला गया। तो यही होगा ना। और हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी भाई मजाक उड़ा रहा था, तो सही बात है ना। हमारे यहाँ यही तो है, गज़वाए हिंद होगी भाई साहब, मुसलमान एक जो है 10 हिंदुओं पे भारी है। तो इन बातों से थोड़ी तरक्की होगी, इन बातों से फसाद बढ़ेगा और थोड़ी तरक्की मिलेगी। तो जो आज इन भाई साहब का इंटरव्यू में जो बातें हो रही थी, वो भी ऐसे ही बस एक वो सवाल कर रहा था, वो अपनी तरफ से जो उसके मुंह में आ रहा था बोल रहा था। और आलोक भाई ने जो काउंटर किया, जो जवाब दिया, वो बिल्कुल सही बोला। भाई हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, एजुकेशन भी वही नहीं है। भाई बहुत अच्छा लगा वीडियो, हमें नॉलेज आपके थ्रू ही मिली है। सुपर पावर कंट्री अमेरिका है, 15 मिनट में पहुँच जाता है। क्या बात है यार, सुपर पावर है। लाहौर में बात कर रहा है तो खाने की बातें होती हैं, बस छोला पूरी खाएं, मटन पाए खाएं, कोई एजुकेशन की बात नहीं है। इंडिया फ्यूचर देखता है, चाहे कुछ भी हो वो हर चीज़ की प्लानिंग करता है। चाहे वो हर चीज़ में भाई साहब वो खुद उनकी नज़र होती है। हमारे यहाँ प्लानिंग ही नहीं है, तबाही हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का इशू इतना है हमारे यहाँ कि किसी को परवाह ही नहीं है। जो लगे पेड़ है वो भी काट रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं। हमारे आवाम को फिक्र ही नहीं। आवाम बोलती है बस भाई 2 मतलब वक्त की रोटी मिल जाए, हमारे लिए वही काफ़ी है। मामू है ना, हमारे यहाँ यही है ना। आप किस ख्याल में हो? हमें तो खाना भी नहीं मिलता है, आप तो बोल रहे हो 2 वक्त की रोटी मिले हमें, बस यही तो है ना हमारे मुल्क में। भाई कोई सोचता ही नहीं है ना, कोई ऐसा लीडर ही नहीं है ना। किसको हम बोलें? अगर हम खुल के बोलते हैं तो फिर हमारे लिए भी मसला हो जाता है कि भाई तुमने ऐसी क्यों बात कर दी। तो इस वजह से हम भी अपने आप को कंट्रोल करके रहते हैं। हमारे इमोशंस भी बहुत हैं, हमारे अंदर भी भरा पड़ा है गुस्सा, लेकिन हम हमारे मुल्क में वो आज 14 अगस्त है, लेकिन क्या बोले आपको, इंटरनेट के लिए VPN चाहिए, गैस के लिए सिलेंडर चाहिए, बिजली के लिए भाई साहब वो बैटरी चाहिए, जनरेटर चाहिए। मतलब हमारे को जो बेसिक सहूलतें वही नहीं मिलती, तो एजुकेशन कहाँ से मिलेगी भाई?
धंधा चल रहा है हमारे यहाँ। हमारे वालों का बेड़ा गर्क है भाई। ऐसी बातें जो है ना इनकी, जो बस वाहवाही करो और बस यही तक ठीक है भाई, वाहवाही करो, अच्छा ही बोलो हमारे लिए भाई, ये सब तो आपके लिए ठीक है भाई साहब। ऐसा थोड़ी होता है। आलोक भाई ने जो हमारे यहाँ करेक्ट किया है ना भाई, हमारे जर्नलिस्ट को भाई, वो तो बस जो बिठा के रखा है ना भाई साहब, उसको भी सही समझ नहीं है, बस ऐसे ही लपेटे मारता जा रहा है। आलोक भाई ने भाई एक एक बात जो है ना वो करेक्ट कर दी। आबादी के मामले में भी बात की तो भाई बड़ा और बड़ा, हमें क्या है, अपने लोगों को भी कहा भाई बड़े जबरदस्त तरीके से। हमारे यहाँ वो है ही नहीं, लोगों को होशियार करने के लिए कोई है ही नहीं, उनको समझाए। सिस्टम बनाए ना, कोई ऐसा सिस्टम बनाए तरक्की का सोचें आगे का भाई। यहाँ पर तरक्की का क्या, और बेड़ा गर्क करने के पीछे लगे हुए हैं भाई साहब। ऊपर वाले तो क्या करे भाई, नीचे वाले भी सुधरे ना। ऊपर वाले तो पैसे देते हैं जो भी, अवाम का कसूर है। हाँ ना, वो नीचे में आप जो पैसे मिलते हैं, जो बजट आता है, आप वो सारा लगा दो ना। नहीं भाई, उससे भी 2 नंबर होती है, नीचे 2 नंबर को, तभी तो काम अच्छा नहीं होता ना। मज़ा आ गया भाई आज आलोक भाई ने जो करेक्ट किया ना हमारे जर्नलिस्ट को, तो भाई ज़बरदस्त, ऐसा ही करेक्ट करना चाहिए भाई। भाई आप बोल रहे थे ये जर्नलिस्ट कहाँ थे, ये झक मारने वाले थे, दोनों के दोनों घर से उठ कर आए थे। इनको तो पता ही नहीं था तो बात कौन सी चल रही है, मुद्दा कौन सा चल रहा, पता नहीं कहाँ की बातें कहाँ लपेट रहे हैं। और बांग्लादेश की और जो हिंदू वहाँ पर रहते हैं उनके लिए अमन की तो बात छोड़ो, बस वो भी इंडिया उनको बुलाए। भाई वो अलग देश बना हुआ है, अमन की तो बात नहीं करे, बस ये हो जाए वो हो जाए, ढिमका हो जाए। आप पहले अपने आप को तो सुधारो, बाद में दूसरों को कहो। पहले तो हमारे यहाँ कितने मसाइल हैं, हम तो फंसे हुए हैं शुरू 1947 लेकर अभी तक। आज़ादी कहते हैं, हमारे यहाँ पूरी की पूरी इंडस्ट्री कहाँ है। हिंदुस्तान आगे देखो आज कहाँ पर पहुँचा हुआ है, वो हर चीज़ में भाई हमसे आगे। हमें भी सीखना चाहिए, अपनी जो भी गलतियाँ की हुई है ना उनको दोबारा रिपीट ना करें। हम पूरे के पूरे ना उनको हर चीज़ को मेंटेन करके ले जाएं। भाई हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो भी काम करे, वो पूरे पाकिस्तान में ना फोकस करे। वो ये आज भी भाई साहब ये बोल रहा था तो 15 मिनट में कोई आएगा, सुपर पावर है। भाई 15 मिनट में कौन उठेगा मेरी जान। उन लोगों ने मेहनत की हुई है हर चीज़ में भाई, वो अपना लोहा मनवाया है हर चीज़ में, इंडस्ट्रियों को बढ़ाया हुआ काम, पूरी दुनिया उनको मानती है। हमारे यहाँ तो बस ये झक बोल रहे थे, बस ये हो जाएगा वो हो जाएगा। टाटा वाले ट्रांसपोर्ट भी पैसों के मामले में वो भी, हमारे यहाँ कौन सा टाटा है ये, हम बनाए ना, खुद मेहनत करें। तो हमारे यहाँ जो जितने भी सारे पॉलिटिक्स है, जितने भी सारे बिजनेसमैन है, वो एक साथ हो मीटिंग करे। भाई आज हम अपने आप अपने देश को, पाकिस्तान को और बढ़ाए आगे, दुनिया भी देखे। हमारे यहाँ गजवा करेंगे, गजवा का है कि गजवा भाई, वो तेल लेने जाए। फिलहाल तो ये इधर ये झक मारे दोनों को, दोनों है ना, इनको तो मेरे सामने आए लतड़ मारू है इनको। ये खाने पीने की चीज़ें, बस सुबह उठो ये पाए खाओ, शाम से बिरयानी खाओ, रात को मिठाइयाँ खाओ। आगे ऐसे थोड़ी देश को तरक्की मिलेगी। हमारे नौजवान अच्छी बातें करेंगे तो दुनिया को अच्छा मैसेज होगा। ये अभी तो आलोक भाई ने इनको तो धुलाई कर दी थी इनकी, तो यार अच्छी तो बातें करो ना। आज तो 14 अगस्त है, आवाम का स्टैंडर्ड यही है, बस उनको बातें करना आती है। बस बातें तो, आज तो 14 अगस्त है, हमारे आज़ादी का दिन है, तो आज इन लोगों ने तो झक मारवा दिया। आज़ादी नहीं है हमें भाई किसी चीज़ की, बस क्या करेंगे यार। आज तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। पहले तो अपने आप पे हम सच बोले कि ये दुनिया में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। देखो ना भाई, अगर बांग्लादेश में कुछ हुआ है तो वहाँ पे अवाम को तकलीफ मिल रही थी, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा था या नौकरियाँ नहीं मिल रही थी। इस वजह से जो है ये मामला बढ़ गए बांग्लादेश में। अब जो है लोग कह रहे हैं कि मज़हब की आड़ में जो है ना मज़हब को खींच रहे हैं। अब भाई मसला देखो ना, मसला है बांग्लादेश में कारोबार का। लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल रही थी, जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में, उनके परिवार को जो है वो कोटा मिल रही है, वो नौकरी मिल रही है। तो जो है ना फसाद वहाँ से शुरू हुआ है, मज़हब से शुरू नहीं हुआ है कि हिंदू धर्म को जो है टॉर्चर किया जा रहा है, वहाँ मुस्लिम जमायतें हैं जो इस्लामिया, वो जो ये भाई ऐसी बातें नहीं है। मसला जो है, जो पहले से मसला उठा हुआ है, आप उसको तो पीछे छोड़ देते हो। बीच में जो है मन गढ़ंत कहानियाँ सुना रहे हैं लोग हमें। ऐसे ना करो। जो मसला बांग्लादेश में वही आप जो है ना आगे लोगों को बताओ, ये हुआ, इस वजह से जो है ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर भारत जो है ना, भारत का काम क्या है, भारत का काम है कि वो अपने धर्म को जो है सपोर्ट करे ना। अगर सपोर्ट करता है तो, लेकिन उनका तहफ़्फ़ुज़ के बारे में वो सोचे। अब जो इतने बड़े मसाइल बांग्लादेश में हो गए तो लोग तो टार्चर करें कि भाई ये बांग्लादेश छोड़ के चले जाए, भारत जाए, किसी दूसरे
मुल्क में जाए, लेकिन ये हमारा मुल्क छोड़ के जाए। अगर ये हमारा मुल्क है तो वो जो हिंदू धर्म 30 साल से पहले वो उधर ठहरे हुए थे या 100 साल से पहले वहां ठहरे हुए थे, वो कहाँ जाएंगे फिर? ऐसी बात नहीं है। जो जिस मुल्क में ठहरा हुआ है उसी का ही मुल्क है, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो धर्म। भाई हमारे दादा परदादा यहाँ ही पैदा हुए, इसी मुल्क में फोत हो गए। बांग्लादेशी मुसलमान है ना, वो हिंदू निकाल रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं क्यों निकाल, उनकी जमीन है ना। हाँ ये तो बात सही है ना। बांग्लादेश में जो मुसलमान है, अब बात जो है दंगे फसाद में जो बात जिससे बड़ा दंगा फसाद वो जो है ना कोटा और नौकरियों की वजह से हुआ। अब जो है उसी आड़ में, अभी उसी आड़ में मुसलमान हो कोई भी हो हिंदुओं को टॉर्चर कर रहा है, निकल जाए, ये बड़ी अफसोस की बात है। और पाकिस्तानी भी बताओ ना, वो जो बोलते हैं उनका क्या है? पाकिस्तानी यार ये तो हमारे लिए अफसोस की बात है, लेकिन हम चाहेंगे, हम तो चाहते हैं कि ये दंगे फसाद ना हो मुल्कों में। दंगे नहीं, हमारा क्या एजुकेशन सिस्टम देखो क्या बातें कर रहा है, इस्लाम के नाम पे क्या बात। भाई इस्लाम तो अमन और दोस्ती भाईचारा है, इस्लाम का जो है ना यही है। इस्लाम ये नहीं कहता है कि आप जो है अपने मुल्क में लोगों को मारो या अपने मुल्क से लोगों को भगाओ, ये इस्लाम नहीं बोलता है। इस्लाम ये बोलता है आप उसी की इज्जत करो। हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा? हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा? हम खुद डूबे हुए हैं, हमारी इंडस्ट्रीज तबाह हो गई है। ठीक है, वो जो तबाह हो गई। भाई देखो ना, हमारे जो आगे तो हम बोल नहीं सकते, ऐसी ऐसी बातें हैं जो हम बता नहीं सकते। यही बात है ना, मसला ये नहीं, अपने मुल्क की बातें बताओ ताकि पता चले बाहर वालों को। हमारा मुल्क तो तरक्की कर रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो है ना पीछे से खींच रहे यार। ये 70 साल चल रहा है पीछे यार, ये तो है ना, तो हम करप्शन, हकीकत बात ये अगर हम अपने स्विस अकाउंट बैंक ना भरे ना, अरे उनको छोड़ो, तो अब की बात करो तो हमारे तो ऐसे हम तबाह हो रहे हैं। बड़ी ताकत है हमारी। और दूसरी बात तो यार बड़ी से बड़ी ताकत जो है ना मुल्क का आवाम है। अगर हमारे पड़ोसी मुल्क आगे जा रहे तो उनका कसूर नहीं है, वो मेहनत कर रहे, हम पीछे जा रहे थे, ये हमारी सोच कमजोर है। हम किसी को क्यों बोलेंगे यार इसी की वजह से जो है हम पीछे जा रहे हैं। लेना देना ही नहीं हमारे। वो तो खुद मेहनत कर रहे हैं, वो अपने मुल्क को आगे सवार रहे हैं। वो 5 साल नहीं, 1 साल नहीं, 10 साल 20 साल आगे की सोच रख रहा है जो मुल्क तरक्की कर रहा है। तो हम जो है ना 10 साल या 5 साल पीछे की सोच रहे हैं। पीछे जो हमारी जिंदगी गुजर गई, हमने क्या किया क्या नहीं किया, क्या हुआ, फिर जो है ना आगे की सोच दब गई, इसी वजह से हम पीछे पड़ गए। यार अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसे आगे बढ़ने दो ना, हम वो नहीं चाहते, इसी वजह से हम तबाह हो गए। अगर कुछ लोग हैं हमारे, ऐसे नहीं कहूंगा कि बारूनी कुव्वत है यार, बारूनी कुव्वत क्या करेगी अगर हम ना चाहे तो? अगर भारत में जो लोग बैठे हुए हैं, अगर वो कारोबार नहीं करना चाहते, आगे ना बढ़ना चाहते, कोई भी छोटा सा इलाका हो भारत का, तो इसी में जो है ना भारत की हुकूमत का कसूर नहीं है, उनके दूसरे शहरों का कसूर नहीं है। बाहरी कुव्वत यानी दूसरे मुल्क का आम लोग या गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज या कंपनियां, वो कसूरवार नहीं है। कसूरवार उसी इलाके के लोग हैं जो अपनी तरक्की के लिए सोचते ही नहीं है। खुद निकम्मे हैं हम और दूसरे पे इल्जाम लगाते लगाते जा रहे हैं। पहले हमको जो है ना जागना पड़ेगा। हाँ तो फिर ये बात है। और दूसरी बात भी है कि यार हमें भाई साहब जो है बहुत तनकीद कर रहा था तालीम पे, हमारी तालीम पे, या वो शख्स जो हमारा बता रहा था उसी को कोई समझ नहीं थी कुछ बोलने की कि जनाब दूसरा हमसे क्या मालूम कर रहा है और हम क्या बता रहे हैं। ये गलत बात है। और ना जाने, बस मैं तो यही कहूँगा कि उनको बकरा चाहिए था, उनको ये बकरा मिल गया, फंसा दिया बकरे को, हिलाल करने के लिए वो उसको काट रहा था बार बार। भाई जो भी था ये था हमारे मुल्क के हालात है, बांग्लादेश के भी उन्होंने बताया रहे। हमारे पाकिस्तान की यही सोच है, बोलते हैं कि हिंदुओं के जुल्म है ना बांग्लादेश में, भेज दो इंडिया। ये क्या बात हुई भाई? जुल्म है तो उनको को मुकाबला करे, अपने हक के लिए लड़े, इंडिया भेज दें। और ये हमारे को बोल रहा है लोग, भाई अगर हम बोलते हैं ना, हमारे आवाम बोलती है मुसलमानों के जुल्म है तो इंडिया में, तो बुलाओ इंडिया के 25 करोड़ मुसलमान इधर, पता चलेगा फिर हमें। यार हम 25 करोड़ खुद खाने के लिए तरस रहे हैं और 25 करोड़ बुलाएंगे तो फिर एक दूसरे को मारेंगे। तो यही मिसालें दे रहा था ना। तो ये बात है भाई कि जो जहाँ पे है वो वहीं पे ठीक है, बस वहाँ पे अमन से रहे। हमारी आवाम को कुछ लेना देना ही नहीं है, बस उनको भाई अगर माइक दोगे तो फिर वो इंटरव्यू देंगे, आप जहाँ भी जाओगे आप। अरे बात ये है कि अगर भारत में जितने भी लोग ठहरे हुए, कितने भी मजहब हो, उनका मुल्क है भारत, उनका हक है भारत। वो एकता है उनमें, वो अगर एक जो दूसरे के साथ बांग्लादेश है। में ठहरे हुए हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उनका हक है बांग्लादेश, उनको कोई निकाल नहीं सकता है। भाई निकाल रहे हैं ना अभी तो अगर बोला। निकाल रहे तो उनको डटकर उनका सामना करना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा यार आलोक भाई का वीडियो, ये उन्होंने बहुत अच्छे से हमें मतलब समझाया। हम समझते हैं हक की बात है तो हम एक्सेप्ट भी करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।